बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा सेशन है जी पहला जिसके अंदर ना हम डेटाबेस सिस्टम्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जी। डेटाबेस सिस्टम जो है ये एक ऐसा कोर्स है जो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में शामिल होता है। यानी अगर आप बीएस आईटी, बीएस सीएस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आज के जो नए डिसिप्लिन आए हैं जैसा कि डेटा साइंसेज है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आप बीएस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको डेटाबेस सिस्टम के नाम का सब्जेक्ट मिलेगा और अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं जैसे एमएस या एमफिल कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या किसी भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में, जो इमर्जिंग फील्ड्स आजकल आ रही हैं जैसे मैंने पहले भी नाम बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है या कोई भी ऐसा जो नाम आपके ज़हन में आता है डेटा साइंस वगैरह। तो कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आपको डेटाबेस सिस्टम्स के हवाले से कोर्स ना मिले। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर या इन वीडियोस के अंदर, इन सेशंस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि डेटाबेस के हवाले से वो तमाम बातें डिस्कस करें जो किसी भी कोर्स आउटलाइन को अच्छे तरीके से कवर करेंगी और डेटाबेस सिस्टम्स के हवाले से, डेटाबेस डिज़ाइन के हवाले से किसी भी स्टूडेंट को जो इन वीडियोस को देखेगा या इन वीडियोस को डेटाबेस को लर्न करने के लिए इस्तेमाल करेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। मोस्टली कोई भी आप आउटलाइन देखेंगे, तो ये आउटलाइन डेफ़िनेटली जो मैं यहाँ पे फ़ॉलो कर रहा हूँ, कोई भी आप डेट आउटलाइन उठाएँगे ना, तो उसमें यही मेजर टॉपिक्स होंगे। तो इन्हीं मेजर टॉपिक्स को मैं ज़ाहिर है मैंने अगर इसको तैयार करना था या इन वीडियोज़ को बनाना था, तो कोई ना कोई आउटलाइन तो मैंने फ़ॉलो करनी ही है। तो ये एक जेनेरिक टाइप की आउटलाइन है, जो कि मैंने देखा है कि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन इसके बगैर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आउटलाइन नहीं बन सकती। ये डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद आगे अगर कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना चाहता है या उसमें स्पेशलाइज़ करना चाहता है, तो ज़ाहिर है उसकी आउटलाइन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स आउटलाइन है वो ये है। तो हम बात शुरू करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे जी कि ना हम ये 2 जो मॉड्यूल्स हैं इनको हम कवर करें जी। फाइल सिस्टम डेटाबेस और इंट्रोडक्शन टू आरडीबीएमएस इनको हम कोशिश करेंगे, बल्कि हो सकता है कि रिलेशनल अलजेब्रा और ईआर मॉडलिंग को भी मैं इसके साथ ही कोशिश करूँ। ये शॉर्ट और ओवर टाइप लेसन्स हैं, ठीक है? ज़ाहिर है डिटेल के लिए तो आप जिसके ज़रिए आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या आप किसी कोर्स को जानना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, तो उस हवाले से ये इंशाल्लाह कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं और इसमें आपको नज़र आएँगे। उसके बाद आपके पास जो भी बुक्स हैं, उनको आप रीड करें, जो भी नोट्स हैं, उनको आप रीड करें, तो आप देखेंगे कि ये सारी बातें वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो शुरू करते हैं हम डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन से। नोट्स बनाने के लिए या नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है? व्हाट इज़ डी डेटाबेस? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो डेटाबेस हमारे पास बुनियादी तौर पर क्या है? ये लॉजिकल शेयर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है आपके पास। जब जब भी आप एज़ अ प्रोग्रामर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर आप डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा के ऊपर काम करते हैं। अब वो डाटा जो है, वो ज़ाहिर है किसी न किसी सोर्स के अंदर जाके स्टोर होना है। कोई भी एग्ज़ाम्पल आप उठा लें, कोई भी। किसी वेब वेब एप्लीकेशन की सूरत में उठा लें, किसी सादा डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सूरत में उठा लें, जो मर्ज़ी एप्लीकेशन आप उठा लें। उसके अंदर आप डाटा के ऊपर काम करते हैं और वो डाटा जो है वो जाके स्टोर होता है आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, मीडिया के ऊपर। वो मीडिया आपकी लोकल मशीन में हो सकता है, मिसाल ले लें आपके पास एक बैंक एप्लीकेशन है, दराज़ एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। अब आप उस बैंक के अंदर जब आप अपनी एप्लीकेशन से लॉगिन करते हैं, तो वो डाटा कहाँ से लोड होके आता है?
एप्लीकेशन तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गई, जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। लेकिन जब आप उसमें लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर आपका पर्टिकुलर डाटा जिस सोर्स से उस एप्लीकेशन के अंदर आके डिस्प्ले होता है, ठीक है? डिस्प्ले होने का अंदाज़, प्रेज़ेंटेशन जो है, ये आपके पास फ्रंट एंड है। लेकिन जहाँ से वो डाटा आ रहा है, उस सोर्स को आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक डेटाबेस है। तो डेटाबेसेस बुनियादी तौर पर डाटा को स्टोर करती हैं, उसके बाद ऐसा स्टोर यानी डाटा को महफूज़ करती हैं, सिंपल। लेकिन ऐसा महफूज़ करती हैं कि वो डाटा ऑर्गनाइज़्ड फ़ॉर्मेट में होता है। और उसके अंदर ये सलाहियत होती है डेटाबेस में कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एफिशिएंटली जो है वो मैनेज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रिकॉर्ड रखा, 200 रिकॉर्ड रखा, 400 रिकॉर्ड रखा, 1000 रिकॉर्ड रखा, नहीं। उसके अंदर जितने मर्ज़ी आप रिकॉर्ड बढ़ाते चले जाएँगे, जितनी बड़ी अमाउंट में आप डाटा उसको स्टोर करते चले जाएँगे, तो वो आपके पास उस डाटा को आसानी से मैनेज कर सकती है। यानी डेफ़िनेटली इसे हम लॉजिकल शेयर्ड, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ही ऑर्गेनाइज़्ड होता है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर मौजूद है डाटा को स्टोर करने का। ऐसे नहीं है कि जैसे आप एक फ़ाइल के अंदर डाटा को महफ़ूज़ कर रहे हैं, या आप आपके पास देखें एक टेक्स्ट फ़ाइल है। एक टेक्स्ट फ़ाइल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब टेक्स्ट फ़ाइल में से इन्फॉर्मेशन को तलाश करना और एक टैबुलर फ़ॉर्म में अगर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को तलाश करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। तो स्ट्रक्चर्ड वे में जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज़ तरीके से स्टोर करते हैं, और ऑब्जेक्टिव डेटाबेस के क्या हैं, ताकि आसान बनाया जा सके डाटा को मैनेज करना, डाटा को दोबारा हासिल करना, डाटा को अपडेट करना। अगर आप डाटा को अपडेट करना चाहते हैं तो ये काम भी आसानी से हो जाए। रिट्रीव करना चाहते हैं डाटा को, तब भी आसानी से हो जाए, और अगर आप डाटा को मैनेज करना चाहते हैं तो तब भी आसानी से हो जाए। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनिशन है डेटाबेस की। डेटाबेस को फिर हम ये सोच बंदे के ज़हन में, या एक प्रोग्रामर के ज़हन में, या कंप्यूटर साइंटिस्ट के ज़हन में कैसे आई? 1940, 47, 50 के अंदर कंप्यूटर आ रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का ज़माना है, और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और वो प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बैंक के लिए भी बन रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बन रहा है, हॉस्पिटल्स के लिए भी बन रहा है। अब वो जो एप्लीकेशन है, जो आपका कोड है, वो कोड तो सिर्फ़ रन होता है, वेरिएबल्स में डाटा को लोड करता है, उन्हें जमा-तफ़रीक करता है, स्टोर कर लेता है, तो वो डाटा जाता कहाँ है, स्टोर कैसे होता है? आप में से हर बंदे ने प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना वो फ़ाइल हैंडलिंग पढ़ा है। कि हम डाटा को जो है ना वो फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं। यानी सब किसी भी बंदे ने जो प्रोग्रामिंग का पहला कोर्स पढ़ा है ना, उसके बाद ही डेटाबेस पढ़ाई जाती है। तो आप ये देखते हैं कि आपने वो डाटा प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है ना वो आप स्टोर करते हैं, और फाइल हैंडलिंग के ज़रिए स्टोर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे चैटजीपीटी को कहता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द डेटा ऑफ ए स्टूडेंट इन ए फाइल इन ए फाइल यूजिंग पाइथन। सिर्फ समझाने के लिए ये मैं पाइथन की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमें एक स्क्रिप्ट लिख के देगा, जिस स्क्रिप्ट के ज़रिए आपका डाटा जो है वो जाके एक फाइल में स्टोर हो जाएगा। ये देखें जी, उसने एक डाटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें नेम को इनपुट लिया, ऐज को इनपुट लिया, स्टूडेंट को इनपुट लिया, और उसके बाद उसने एक स्ट्रिंग जनरेट की है स्टूडेंट डाटा की, जिसमें नेम के बाद उसने आपका नेम ले लिया, ऐज के बाद उसने ऐज ले लिया, और ग्रेड के बाद उसने ग्रेड ले लिया। उसके बाद उसने एक फ़ाइल को ओपन किया, उस फ़ाइल का नाम रखा उसने स्टूडेंट डाटा डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद यानी उस मोड में खोला जिसे हम अपेंड मोड कहते हैं, और उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर डाटा का वेरिएबल है, ये सारा फाइल डॉट राइट फंक्शन के तहत एक सेपरेट फाइल के अंदर ये डाटा लिखा गया। यानी शुरू में जब 1940, 50, 60 का ज़माना था, तो सारे का सारा डाटा जो है वो फाइल्स के अंदर ही हैंडल होता था, फाइल्स के अंदर ही स्टोर होता था। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को आपको रन करके भी दिखाऊँ ना यहाँ पे, यानी मैं ऑनलाइन जीडीबी का एक प्लेटफ़ॉर्म खोलता हूँ, कि ऑनलाइन जीडीबी में आप डायरेक्टली जो है वो प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, जो एक बड़ा अहम सा टॉपिक है और अक्सर बच्चों की समझ में नहीं आता, कि फ़ाइल या फ्लैट फ़ाइल डेटाबेस जो है वो हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना?
तो उसका ताल्लुक जो है वो हमारे साथ सेलेक्ट किया और वो पूरा स्क्रिप्ट जो है ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और सिंपली मैं ना इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे मेन डॉट पाई के साथ एक नई फाइल जनरेट हो जाएगी, जिसका नाम स्टूडेंट डाटा टेक्स्ट होगा और जो चीज़ भी हम इनपुट करेंगे ना, वो वहाँ पर लिखी जाएगी। मैं नेम यहाँ पे लिखता हूँ जी कि मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है? और उसके बाद क्लास में एज एंटर करता हूँ जी 22 और उसके बाद ग्रेड में करता हूँ जी के अंडर ग्रेजुएट और एंटर करता हूँ, तो आप देखें कि एक नई फाइल जो है ना वो जनरेट हो गई है और डाटा जिस तरह आपने फॉर्मेट इसका यहाँ पे सेट किया है, उसी तरह डाटा मुस्तकिल एक फाइल में जाके स्टोर हो गया। तो ज़ाहिर है, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, जब आप एक एप्लीकेशन बनाते थे 1960-70 की बात की करें आप, ठीक है? तो उस वक़्त सबसे पहला ज़रिया जो था वो आपके पास क्या था कि आप डेटाबेस को फ़ाइल्स की सूरत में सेव करते थे, इसे जिसे हम फ़ाइल सिस्टम कहते थे। फ़ाइल सिस्टम का जो नुकसान था वो क्या था? अगर आप यहाँ पर लिखें फ़ाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस, तो आपको एक डायग्राम यहाँ पे मिलेगी, वो मैं डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ़ाइल सिस्टम में हमारे पास क्या होता था। फ़ाइल सिस्टम में ये होता था कि जब आप डेटा को स्टोर करते थे ना, तो डेटा हर एप्लीकेशन की अलग-अलग फ़ाइल बनती थी। मसलन आपके पास फ़र्ज़ करें एक सेल्स की एप्लीकेशन है, एक एम्प्लॉयी की एप्लीकेशन है, एक अकाउंट्स की एप्लीकेशन है और एक फाइनेंस की एप्लीकेशन है। अगर 4 एप्लीकेशंस हैं ना, तो चारों एप्लीकेशंस की का डाटा जो है वो सिमिलर टाइप का डाटा मसलन एम्प्लॉयी का डाटा तो चारों में होगा, तो वो डाटा जो है वो रिडंडेंटली जो है ना वो सेव होता था हर फ़ाइल के अंदर। फिर क्या होता था कि जो आप प्रोग्राम लिखते थे और जो आपकी फ़ाइल होती थी ना, वो एक-दूसरे पे बड़ा डिपेंड करती थी। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज कर दी, तो वो फ़ाइल के अंदर आपको चेंज करनी पड़ती थी। अगर फ़ाइल के फ़ॉर्मेट को आपने चेंज कर दिया, यानी इसे हम कहते हैं कि डाटा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी फ्रंट एंड में और बैक एंड के अंदर। और सबसे बड़ा जो था वो यही था कि डाटा रिडंडेंसी थी, ठीक हो गया। फाइल्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम थी, डाटा की आइसोलेशन थी। डाटा आइसोलेशन से क्या मुराद है कि एक फाइल में एक डाटा पड़ा हुआ है, वो दूसरी फाइल में इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। अगर आपने दूसरी फाइल के अंदर उसे इस्तेमाल करना है, तो आपको वहाँ पर भी वही डाटा जो है वो बार-बार वहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। आपको वो जो है वो उसको आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप देखें फाइल सिस्टम स्टोरेज, ठीक है जी? इस तरह डाटा जो है वो जाके स्टोर होता था। तो ये कुछ नुकसानात थे फाइल सिस्टम के, कि डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके स्टोर होता था और हर फाइल के लिए हमें अलहदा से डाटा जो है ना वो बनाना पड़ता था। लेकिन उस वक़्त एक ऑप्शन ही हमारे पास ये थी कि हम फ़ाइल के अंदर ही डेटा को स्टोर कर सकते थे और किसी चीज़ के अंदर आप डेटा को स्टोर ये फ्लैट फ़ाइल मॉडल हम इसे कहते थे कि जब आप एक ही फ़ाइल के अंदर डेटा तो ये मेरी स्लाइड्स हैं, दी आईटी एजुकेशन की जो मैंने स्लाइड शेयर पे लेकिन ये चूँकि डेटाबेस के कोर्स की नहीं है, ये डेटाबेस का ही एक टॉपिक पढ़ाया गया था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, ये वहाँ से मैंने ली है। अब आप देख लें 1960 से लेकर 1980 तक जो है वो फ्लैट फाइल मॉडल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हुआ। अब इसकी इसकी लॉजिक क्या थी? कैसे डाटा सेव होता था? ये तो इसके नुकसानात हैं ना कि डाटा स्टोर होता था सिंगल प्लेस के ऊपर, डाटा को अपडेट करना पड़ता था, मल्टीपल आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी होती थी, टास्क में और डाटा में डिपेंडेंसी बड़ी थी, डाटा डुप्लीकेट बहुत होता था, कंसिस्टेंट नहीं होता था और इंटीग्रेशन जो है वो अच्छी नहीं थी। ये कैसे मुमकिन था ज़रा ये डायग्राम देखें। थोड़ा-सा इसको आप ज़ूम इन करके भी देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। तो देखें जी, हमारे पास एक एप्लीकेशन अकाउंटिंग की है, एक मार्केटिंग की है, एक प्रोडक्ट की है। अगर आप देखें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी आपके पास सेल्स का डाटा मौजूद है। अगर आप मार्केटिंग देखें, इसमें भी आपके पास सेल्स का डाटा मौजूद है, ठीक है? और इसी तरह प्रोडक्ट सर्विसेज़ में भी आपके पास सेल्स का डाटा मौजूद है। चूँकि हर एप्लीकेशन की अपनी फाइल्स हैं। हालाँकि ये सारी एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन में चल रही हैं, एक ही एंटरप्राइज़ के अंदर ये सारा सिस्टम चल रहा है। जो मार्केटिंग वाले हैं, उनके पास अपना डाटा है, सेल्स से रिलेटेड अकाउंटिंग तो यानी एक से ज़्यादा जगह पे फाइल्स के अंदर डाटा को स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी। और फिर उसके बाद अकाउंटिंग की जो एप्लीकेशन है, इसके लिए जो सेल्स इनवॉइस की फाइल बनी होती थी, उसका स्ट्रक्चर जो है, वो मार्केटिंग के लिए बनाई गई एप्लीकेशन जैसा नहीं होता था। तो इनके दरमियान क्या था? डाटा डिपेंडेंसी थी।
ये था हमारे पास फ्लैट फाइल डेटा मॉडल के इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी, इंटीग्रेशन कम थी, टास्क डेटा की डिपेंडेंसी ज्यादा थी और सबसे बढ़कर हाई डेटा रिडंडेंसी मौजूद थी। इसको रिप्लेस किया आके फिर हमारे डेटाबेस स्टोरेज ने, कि जिसने आके डेटाबेस 1960 के बाद डॉक्टर EF कोड ने जो है वो एक इसको डेटाबेस मॉडल जो है ना ये वाला रिप्लेस हुआ है। अब इसमें आप देखें वही अकाउंटिंग है, वही मार्केटिंग है, वही प्रोडक्ट है, लेकिन इसका सारा इंटरफेस जो है ना वो बन गया है सारा। ठीक है, ये एप्लीकेशन बन गई है, ये इंटरफेसेस सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड बन गए हैं, ये इंटरफेसेस जिसे आप फॉर्म कह सकते हैं, जिसे आप वेब एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसे आप मोबाइल एप्लीकेशन कह सकते हैं। यानी ये तो यूजर व्यू है, ये वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है। अगर वेब एप्लीकेशन होगी तो पेजेस होंगे, अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो फॉर्म्स होंगे, अगर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं तो फिर आपके पास जो है ना मोबाइल की स्क्रीन्स होंगी। ये सारी हैं, इसमें आप सिर्फ इनपुट आउटपुट कर रहे हो, जिस तरह हमने यहाँ पर कंसोल के ज़रिए सिर्फ इनपुट आउटपुट की है। डाटा कहाँ चला गया? आपकी आउटपुट फाइल के अंदर चला गया। ये सिर्फ एक, इसके बाद आपने दरमियान में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो डॉक्टर EF कोड के रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के तहत, ये एक मुकम्मल एप्लीकेशन है जिसका काम है आपसे डेटा को ले लेना, यानी आपकी एप्लीकेशन से डाटा को ले लेना और उसके बाद खुद उसे एक डेटाबेस के अंदर मैनेज करना। अब आप देख लें, इसमें कस्टमर का डाटा भी है, सेल्स का डाटा भी है, कैश का डाटा भी है, प्रोडक्ट का डाटा भी है, शेड्यूल का डाटा भी है। यानी डेटाबेस ने आके फ्लैट फाइल सिस्टम के जितने डीमेरिट्स थे सबको आके ओवरकम किया और एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई। लेकिन ये एंटिटी बनने की के साथ साथ क्या हुआ, दरमियान में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। तो यहां से आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भी समझ आनी चाहिए कि डेटाबेस वो फाइल है जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके में स्टोर करते हैं, और DBMS असल में वो सॉफ्टवेयर है जो उस डेटाबेस फाइल को क्रिएट करता है, उसे मैनेज करता है और उसके अंदर जो है वो डेटाबेस के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सिक्योरिटी लगाना इसकी DBMS की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप डेटाबेस, आप एक डेटाबेस डिजाइनर के तौर पे क्या खोलेंगे, या आप ओरेकल खोल लेंगे, या आप MS SQL सर्वर खोल लेंगे, या आप माई SQL खोल लेंगे, या आप एक्सेस खोल लेंगे, कोई भी DBMS आप चूज करेंगे और उस DBMS के अंदर आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसके असूल और ज़वाबित क्या हैं, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है 1960 और 80s के दरमियान कि डेटाबेस के सिस्टम्स आए हैं। जब फाइल सिस्टम पे क्रिटिसाइज हुआ, फिर डेटाबेस सिस्टम आए और इसकी बुनियाद मैंने पहले आपको बताया कि डॉक्टर EF कोड ने रखी। उसने एक रिलेशनल डाटा मॉडल दिया जिसके अंदर 12 पॉइंट्स थे। उन 12 पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर DBMS बना। DBMS बना तो उसके साथ ही डेटाबेस बन गई और फिर इस पूरी IT और सॉफ्टवेयर और इसकी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया कि आपका वही डाटा जो फाइल्स के अंदर डुप्लीकेट भी हो रहा था और लार्ज अमाउंट में जैसे जैसे फाइल बड़ी होती चली जाती थी, आपके डाटा की एक्सेस जो है वो उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती चली जाती थी और उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी खत्म कर दिया गया। तो यहां से आगे जो है वो एक डेटाबेस का सफर शुरू हुआ कि एक DBMS और उस DBMS में बनाई जाने वाली एक डेटाबेस फाइल, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रोग्राम है और उसके अंदर आप टेबल और शीट की सूरत में डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो आपकी एक वर्कबुक है। तो ये फर्क क्लियरली आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस की मिसाल क्या है? किसी कॉलेज की डेटाबेस, किसी बैंक की डेटाबेस, गूगल की डेटाबेस, फेसबुक की डेटाबेस, यूट्यूब की डेटाबेस। और DBMS की एग्जांपल क्या है? DBMS की एग्जांपल क्या है जी? माई SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, और इसी तरह आजकल नाम चल रहा है उसका, ज़हन से निकल गया, मंगो DB। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारे पास जो आज का मॉडर्न सॉफ्टवेयर है वो चाहे एप्लीकेशन की सूरत में है, चाहे डेस्कटॉप की सूरत में है, चाहे वेब एप्लीकेशन की सूरत में है, उसके अंदर एक हिस्सा है जो उसका फ्रंट एंड है, फ्रंट एप्लीकेशन है।
आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, आप ज़ाहिर है कोई डेस्कटॉप लैंग्वेज यूज़ कर लेंगे, आपने बनानी है, तो ये हमारे पास हिस्सा आ गया और इसके ज़रिए हमारे पास एक डेटाबेस है, तो ठीक है? तो अगर आप डेटाबेस डेवलपर हैं, तो आपके पास ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यही होगी कि आपको बता दिया जाएगा जी कि ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये बैंक है, ये एक ई-कॉमर्स सेटअप है, इसकी डेटाबेस बनानी है, तो आपका काम सिर्फ़ डेटाबेस को डिज़ाइन करने तक होगा। डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, डेटाबेस को डिज़ाइन करने का क्या तरीका है, ये इस कोर्स में आपने पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने इसके अंदर पढ़नी है, वो आपने पढ़नी है डेटाबेस का आर्किटेक्चर। तो अब हम जाते हैं, मूव करते हैं कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर जो है वो क्या है? यानी किस तरीके से आप डेटाबेस के आर्किटेक्चर को बनाते हैं और उसे डिज़ाइन करते हैं। अब डेटाबेस के आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहली चीज़ आपके पास है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कि आपने डेटाबेस का कौन-सा मॉडल इस्तेमाल करना है। आपके पास रिलेशनल मॉडल मौजूद है, आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल मौजूद है। इस वक़्त इस करंट सिनेरियो में 2023 के अंदर जो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस यूज़ हो रही हैं क्लाउड के ऊपर, जिनको ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है या पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, जिसे डॉक्यूमेंटेड ओरिएंटेड मॉडल कहा जाता है। यानी एक्सएमएल की सूरत में डेटा आपका स्टोर होता हुआ जा रहा है, जेसन की सूरत में आपका डाटा जो है वो स्टोर होके जा रहा है, ठीक है? ये सारे नए फॉर्मेट हैं डाटा को स्टोर करने के, सिक्योर करने के, मैनेज करने के। यानी पहले था फ्लैट फाइल डेटाबेस, उसके बाद आ गया रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आया और अब इस वक़्त जो मॉडल चल रहे हैं ना, वो हमारे पास एक्सएमएल, जेसन टाइप के मॉडल हैं। आज अगर आप रिएक्ट की बात करेंगे तो क्योंकि तमाम लैंग्वेजेज़ जो हैं, वो कंफर्टेबल हैं एक्सएमएल, जेसन और इन फॉर्मेट्स के साथ काम करने में। यानी यही एग्ज़ाम्पल जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये वाली जो एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिखी है, अगर इसी को हम ये कहते हैं जी हमें ये वाला जो कोड मैंने लिखा था ऊपर, ये वाला जो कोड हमने इससे जनरेट करवाया, इसी क्वेरी को जो है ना वो मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है? और मैं ये कहता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर डेटा इन एक्सएमएल फॉर्मेट, ठीक है जी? ऑफ ए स्टूडेंट इन अ फाइल सिस्टम, और उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ जी। अब ये मुझे पाइथन का कोड लिख के देगा, जो डाटा को फाइल में भी स्टोर करेगा, लेकिन किस फॉर्मेट में स्टोर करेगा? एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर करेगा। तो चूंकि पाइथन बड़ी एनरिच लैंग्वेज है, इसने एक्सएमएल की लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया, उसी तरह आपसे डेटा को इनपुट लिया। अब यहाँ पर पहले हमने टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर किया था, तो वो गया स्ट्रिंग बन के। अब हमने उसे क्या कहा है कि हमने एक्सएमएल के अंदर स्टोर करना है, तो ये एक्सएमएल के कंपोनेंट बना रहा है। पहले एक एलिमेंट जनरेट किए उसने 4, उसके बाद उन एलिमेंट्स के अंदर वैल्यूज को पुट अप करेगा और उसके बाद एक ट्री बना के उसी तरह एक फाइल को खोलेगा और उस फाइल के अंदर उस स्ट्रक्चर को राइट कर देगा। अगर आप इसको कंट्रोल सी सॉरी इसको अगर आप कॉपी करते हैं और कॉपी करके उसी एग्जाम्पल के अंदर अगर आप जाते हैं और इसी एग्जाम्पल में आप इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर मैं फाइल का नाम डेटा2 रख देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं रन करता हूँ, उसी तरह प्रोग्राम चलेगा जी, ठीक है? हम लिखेंगे यहाँ पे एम अब्दुल्ला अब्दुल्ला और इसी तरह हम इसकी एज लिखेंगे 22 और उसके बाद लिखेंगे BSIT, एंटर करेंगे तो आप देखें जी कि ये डाटा जो है वो किस सूरत में जाके स्टोर हो गया है, ये एक्सएमएल फॉर्मेट में जाके स्टोर हो गया है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेटाबेस में एक टेबल बनेगा, अगर आप इसको गौर से देखें तो समझ आ रही है। ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर जितने कौन कौन से कॉलम बने हुए हैं, एक नेम का कॉलम है, एक एज का कॉलम है, एक ग्रेड का कॉलम है और यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो खत्म हो रहा है। यानी इस तरह असल में एक्सएमएल फाइल आपको नजर आती है। अब आप देखो इसमें ऑब्जेक्ट का नाम भी मौजूद है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट। इसमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट्स वो भी मौजूद है, नेम, एज और ग्रेड, ठीक है? और इसके अंदर वैल्यूज भी मौजूद हैं कि मोहम्मद अब्दुल्ला 22 एंड BSIT। जब आप दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो इसी के नीचे एक और हेडर क्रिएट होगा। तो ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है डाटा को स्टोर करने का। तो मॉडल्स में हमारे पास जो मॉडल आते हैं वो हम ये आगे जी कि आपके पास डेटाबेस का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है जी, मॉडल सॉरी कौन सा है। तो हमारा चूंकि इस कोर्स में रिलेशनल मॉडल से ही वास्ता है, हम यहीं तक महदूद रहेंगे। एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर आप डाटा को
डेटाबेस के अंदर टेबल्स की सूरत में महफूज करेंगे और उसमें रोज और कॉलम बना के डाटा सारा वहां पे स्टोर किया जाएगा। उसके बाद ये डेटाबेस का आर्किटेक्चर है। डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है, ये 3 टायर आर्किटेक्चर भी है और मल्टी टायर आर्किटेक्चर भी है, जिसके अंदर ये जो आपके इस आउटलाइन में मौजूद है 3 लेवल स्कीमा। ठीक है, और ये 3 लेवल स्कीमा हमारे पास क्या है कि आपका डाटा जो है बुनियादी तौर पे हार्ड डिस्क में किस तरह स्टोर हो रहा है वो और है, हार्ड डिस्क में वो 0 1 है। आपको किस तरह नजर आ रहा है, आपको टेबल बने हुए नजर आ रहे हैं, आपको रिलेशनशिप बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली वो डेटाबेस जो है वो स्टोर कैसे हो रहा है, वो डाटा लेयर या फिजिकल लेयर कहलाएगी, लॉजिकल लेयर कहलाएगी और प्रेजेंटेशन लेयर कहलाएगी। यानी 3 मुख्तलिफ व्यू हैं हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर डाटा को देखने के। अच्छा, इसी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सपोज के एक डायग्राम को देखते हैं जी, डेटाबेस व्यूज। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कोई अच्छी हमें डायग्राम मिल जाए कि जिससे हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए कि डेटाबेस का व्यू हमारे पास क्या है। अब देखें जी, ये वाला व्यू हमारे पास आ गया डेटाबेस का। एक्चुअली हमें जो डाटा नजर आता है ना वो इस तरह नजर आता है जी, डेटाबेस आर्किटेक्चर व्यूज। ओके, ये इस तरह हमें नजर आ रहे हैं जी, ये देखें जी जरा। अब हमारे पास क्या है जी कि यूजर को जो है ना वो डाटा इस तरह नजर आता है और वो डाटा नजर आता है टेबल और फॉर्म की सूरत में। ठीक है, लेकिन इंटरनली तो हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा जाके किसी और तरीके से स्टोर होता है। अब इंटरनली कैसे स्टोर होता है, हमें नजर आ रहा है जी कॉलम बने हुए हैं, कतारें बनी हुई हैं और डाटा वहां सेव है। तो हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा कॉलम और कतारों में तो सेव नहीं होता जाके, वहां पर तो वो क्या बनता है 0 1 ही होता है। और 0 1 की अच्छा, फाइल जब जब फाइल सिस्टम था पुराना, उसमें भी हार्ड डिस्क में डाटा जाके 0 1 और ट्रैक्स में और सेक्टर में जाके स्टोर होता था। तो अब डेटाबेस के बनने से इंप्रूवमेंट कैसे आ गई, तो डेटाबेस के बनने से जो इंप्रूवमेंट आई है वो डीबीएमएस की वजह से आई है। पहले आपका प्रोग्राम डायरेक्ट हार्ड डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर से इंफॉर्मेशन रीड करता था। अब आपका प्रोग्राम जो है वो डीबीएमएस के पास जाता है। डीबीएमएस जो है वो उसको एक ऐसा व्यू पेश करता है जो कि एक सिंपल व्यू है, जिसमें से डाटा को तलाश करना भी आसान है, डाटा को एक्सेस करना भी आसान है और डाटा को रीड करना भी आसान है। बाकी डाटा स्ट्रक्चर जाने और उसका काम जाने, वो किस तरह उस डेटा को इंटरनली अपने पास स्टोर करता है। तो जिस तरह हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा स्टोर करते हुए रखते हुए नजर आता है ना टेबल्स में, फॉर्म्स में, और इस तरह एक्चुअली उस तरह तो डाटा वहां नहीं पड़ा हुआ। तो जब उस तरह नहीं पड़ा हुआ तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डेटाबेस के मल्टीपल व्यूज हैं और उन व्यूज को हम कहते हैं 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर आप इसको सिंपली जाके यहाँ पर लिखें चैट जीपीटी में, तो वो उसके नाम भी आपको बता देगा और उसको डिफाइन भी कर देगा कि ये हमारे पास 3 लेवल जो है वो क्या क्या है। ठीक है जी, एक एक्सटर्नल व्यू है, ठीक हो गया, जिसमें दूसरा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है जिसे लॉजिकल स्कीमा कहते हैं, और उसके बाद आपके पास इंटरनल स्कीमा है जिसे फिजिकल लेवल कहते हैं। फिजिकल लेवल क्या है, बिल्कुल सिंपल, आप देखें जी, फिजिकल लेवल क्या डिफाइन करता है कि आल्सो नोन एज फिजिकल लेवल, हाउ डाटा फिजिकली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो फिजिकली कैसे स्टोर होगा, जाहिर है 0 1 की सूरत में स्टोर होगा। उसके ऊपर क्या इंडेक्स लगे हुए हैं, क्या वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है या किस फॉर्म में है, ये एक्चुअली आपके स्टोरेज मीडिया पे डाटा किस तरह स्टोर होगा, ये किसी भी डेटाबेस का इंटरनल स्कीमा है जो एक डेटाबेस डिजाइनर तय नहीं करता। ये कौन तय करता है, आपका डीबीएमएस तय करता है कि आप जब डेटाबेस बना रहे हैं तो आप उसको किस तरह से उस डेटाबेस को हैंडल कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जिसे लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं। ये आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर को जाहिर करता है, कितने टेबल हैं, टेबल्स के अंदर कितनी रोज हैं, और वो कितने कॉलम्स हैं, कौन सी प्राइमरी की है, कौन सी जो है वो आपके पास फॉरेन की है, कितने रिलेशनशिप है। ये एग्जांपल देखें, यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या बताएगा, कितनी एंटिटीज में डाटा स्टोर हो रहा है, स्टूडेंट है, कोर्सेज हैं और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये वाला जो स्कीमा है, जो आमतौर पे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आमतौर पे डायग्राम की सूरत में आपको नजर आता है। मसलन
इसी की मैं मिसाल आपको देता हूँ यहाँ पे। अगर हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटी डेटाबेस, ठीक है जी, और हम कहते हैं लॉजिकल स्कीमा, यूनिवर्सिटी डेटाबेस लॉजिकल स्कीमा, तो आप जरा इमेज पे क्लिक करें तो आपको इमेज यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब इससे आप बता सकते हैं कि इसके अंदर एड्रेस, स्टूडेंट, पर्सन, टीचर और कोर्स के मुताबिक डाटा सेव हो रहा है इस डेटाबेस में। कोर्स के मुतल्लक, स्टूडेंट के मुतल्लक हम उसका आईडी और डिस्क्रिप्शन स्टोर करते हैं, एड्रेस के मुतल्लक हम उसका कंट्री और ये चीजें स्टोर करते हैं, और इसमें प्राइमरी की कितनी है, इनके आपस में रिलेशनशिप कितने हैं। जो डेटाबेस का ये व्यू है जो आपको ग्राफिकल वे में नजर आएगा, ये व्यू जो है ये कहलाएगा इसका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अब आ जाएं उसके बाद कि आपके पास एक्सटर्नल स्कीमा क्या है, जिसे आप व्यू लेवल कहते हैं। यहां पर जी आपको बाकायदा जो है वो टेबल नजर आएंगे, और उन टेबल्स के अंदर बाकायदा डाटा पड़ा हुआ नजर आएगा। जिस तरह के अगर हम यहाँ पर लॉजिकल की बजाय आके लिख देते हैं एक्सटर्नल स्कीमा, सिर्फ मैं चेंज करता हूं, तो अब आपको टेबल नजर आएंगे और उन टेबल्स के अंदर मौजूद जो है वो डाटा नजर आएगा कि किस तरह ये डाटा आपस में मौजूद है। तो ये थ्री आर्किटेक्चर या थ्री लेवल स्कीमा हमारे पास है। डाटा इंडिपेंडेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कैसे डिस्कस कर लिया कि जब एक डाटाबेस की लेयर के अंदर डेटा आ जाता है, यहां पर जो मैंने आपको दिखाया, अब ये वाला जो डेटा है ये इंडिपेंडेंट है आपकी एप्लीकेशन। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इसका तो ताल्लुक ही नहीं है आपकी एप्लीकेशन के साथ। आपकी एप्लीकेशन का ताल्लुक किसके साथ है? डीबीएमएस के साथ है। आप जितना कोड लिखेंगे, आप डीबीएमएस के साथ कोड लिखेंगे, वो जाने और डेटाबेस जाने, और डेटाबेस में टेबल बनाना, ऑपरेशन करना, क्वेरी चलाना, ये सारे काम जो है ये डीबीएमएस करेगा। आपका प्रोग्राम सिंपल एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि डेटाबेस में स्टोर कर दो। अब उसी एग्जांपल को मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे स्टोर है ना, तो मैं आपको दिखाता हूं वही एग्जांपल कि मैं उसे ये कहता हूं कि एक प्रोग्राम लिखो जो जो डेटाबेस के अंदर जाके डेटा को, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द डेटा ऑफ ए स्टूडेंट इन ए डेटाबेस, ठीक है जी, यूजिंग पाइथन। लो जी, अब देखना कि कोड कैसे बदलेगा। फौरन आपका कोड बदल जाएगा, और उस कोड में आप क्या करेंगे वो देख लीजिएगा जी। ये दो उसने एग्जांपल कोड हमें दिए हैं, हम इन दोनों को समझते हैं जी। देखें जी, उसने उसी तरह एक फंक्शन लिया, नेम, एज, ग्रेड आपसे आपकी एप्लीकेशन लेगी। अब अगर आपकी एप्लीकेशन डेस्कटॉप है तो ये फॉर्म के अंदर बने हुए फील्ड होंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेब एप्लीकेशन है तो ये कोई पेज लोड होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल में ये खुलेगा। और अगर कंसोल एप्लीकेशन है जिस तरह हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पे आपसे मांगेगा इनपुट, ठीक है ना। ये तो सिर्फ इनपुट देने का तरीका हो गया। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि देखें यहाँ पर आए, स्टूडेंट डाटा को आपने उसी तरह फॉर्मेट किया। अब आपने जो है वो उस फाइल को ओपन किया जो आपकी डेटाबेस की फाइल है। ये देखें, इसने मेरा ख्याल है राइट स्टोर डेटा ऑफ ए स्टूडेंट इन डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको डेटाबेस के अंदर जो जाके जो है ना वो स्टोर करेगा जी, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट होगा डीबीएमएस के साथ, ठीक है। हम इसको दोबारा लिखते हैं जी, इसी लाइन को। ये कोड मुझे लग रहा है कि प्रॉपर उसने जनरेट नहीं किया। इन द डेटाबेस यूजिंग इन द माई एसक्यूएल डेटाबेस, मैं मेंशन कर देता हूँ माई एसक्यूएल डेटाबेस, जिसका नाम है हमारे पास लेट्स सपोज लाइब्रेरी, ठीक है जी। और इन अ टेबल स्टूडेंट, एक टेबल है वहां पे स्टूडेंट का, और उसके अंदर जाके तुमने ये डाटा स्टोर करना है। तो अब जरा कोड देखें जी, इसका क्या बनेगा जी। ये देखें जी, अब ये कोड जरा समझें और इससे आपको सारा अंदाजा हो जाएगा जी। उसने जनाब तीन चीजें इनपुट ली आपसे, उसके बाद उसने एक कनेक्शन जनरेट किया। आपकी एप्लीकेशन जाके माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट होगी जाके। अब किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं हम? टेबल के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहे, हम तो जाके कनेक्ट हो रहे हैं किसके साथ? डीबीएमएस के साथ। डीबीएमएस के साथ हमने कनेक्ट हुए, हमने बता दिया जी हमारा होस्ट का नाम ये है, यूजर का नाम ये है, क्योंकि हर डीबीएमएस से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप बाकायदा बताते हैं उसे कि इसका यूजर नेम क्या है और इसका पासवर्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें जी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद ये क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट आपने लिख दी यहाँ पे। अब आप उसी कनेक्शन को जो आपने डीबीएमएस से हासिल किया, ये कर्सर क्या है?
ये DBMS का एक ऑब्जेक्ट है, उसे आप कहेंगे कि एग्जीक्यूट कर दो किसको, इस क्वेरी को, जो आपने यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है, और ये डाटा जाके आपकी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। आपकी डेटाबेस के अंदर जाके बाकायदा जो भी टेबल आप बताएंगे उस टेबल में जाके ये डाटा स्टोर हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि इसके अंदर डेटा इंडिपेंडेंस जो है ये आपकी ज्यादा आ जाएगी जब आप एक डेटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को स्टोर करेंगे। इंडिपेंडेंस, वहां पर फाइल सिस्टम में क्या था, डेटा डिपेंडेंस थी, यानी उसे दो तरीकों से कहा जाता है, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस या टास्क डेटा डिपेंडेंस। और डीबीएमएस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, अगर आप कहीं लिखें कि डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं, या जो हमने वो डायग्राम देखी थी, ये वाली जो हमने देखी कि ये देखें जी डेटाबेस मॉडल है। पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो फ्लैट फाइल है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस देखेंगे ना, तो वो सारे वही एडवांटेजेस होंगे जो वहां पर उसके डिसएडवांटेजेस थे। और इन स्लाइड्स में भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं डेटाबेस के फायदे लिखे होंगे। ये देखें जी, बेनिफिट्स लिखे हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि जी शेयर्ड हो गया डाटा, सारी एप्लीकेशंस एक ही जगह पड़े हुए डाटा को शेयर कर रही हैं, बार बार कहीं नहीं लिखना। वही सेल्स वाला अकाउंटिंग के पास जा रहा है, वही सेल्स वाला प्रोडक्ट के पास जा रहा है, वही सेल्स वाला डाटा, क्योंकि डाटाबेस एक सेंट्रल है। उसके बाद ही इसमें डेटा इंडिपेंडेंस जो थी वो आ गई है, एप्लीकेशन का अब नहीं। अगर आप एप्लीकेशन को चेंज भी करेंगे तो डेटाबेस को चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास बन गया जी कि डेटाबेस क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद डेटाबेस जो मॉडल्स हैं वो हमने ऑलरेडी अपने इसमें देख लिया कि हमारे पास जो डेटाबेस के मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप सिंपल यहाँ पर लिखें डेटाबेस मॉडल्स, तो वो आपको बता देगा जी कि इस वक्त डेटाबेस के मॉडल्स हमारे पास कितने हैं। तो एक रिलेशनल मॉडल है जिसमें डाटा रिलेशंस की सूरत में, टेबल्स की सूरत में, रोज की सूरत में जो है ना वो सेव होता है। फिर हमारे पास है ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसके अंदर आप डाटा को ग्राफिकली जाहिर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज। फिर आपके पास मॉडल क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, कि यानी आप अपनी डेटाबेस को ऑब्जेक्ट्स की सूरत में बनाते हैं, और ये उसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑब्जेक्ट डीबी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डीबी आपको सिर्फ यहाँ पर उनके नामों का पता होना चाहिए, क्योंकि जो पहला कोर्स डेटाबेस के हवाले से बंदा पढ़ता है वो रिलेशनल डेटाबेस के हवाले से ही पढ़ता है। फिर हमारे पास डेटाबेस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जिसमें क्या आ गया, XML है, जैसन है, ये देखो मंगो डीबी का नाम आ गया, काउच डीबी का नाम आ गया। फिर ग्राफ मॉडल है, जिसके बारे में सुना गया है कि Amazon, IBM और गूगल जो है वो ग्राफ मॉडल के ऊपर अपनी डेटाबेसेस को बनाता है, इसीलिए वो बहुत ही कमाल की डेटाबेसेस हैं, और उसकी जो सर्च टाइम है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वरना तो जो रिलेशनल डेटाबेस है ये भी बैठ जाती है। नेटवर्क मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, नो एसक्यूएल मॉडल, यानी आज तक ये तस्वर ही कोई नहीं था कि डेटाबेस बगैर एसक्यूएल के, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बन सकती है। लेकिन अब ऐसी डेटाबेसेस आ गई हैं जिसमें हम नॉट ओनली एसक्यूएल के अलावा भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, और उसकी पहला डीबीएमएस जो है वो मंगो डीबी है, और इसी तरह ये मुख्तलिफ डीबी है। जाहिर है ये जितनी जैसे जैसे एडवांसमेंट आती चली जाएगी तो आपका डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, जो मॉडल्स हैं, ये इम्प्रूव करते चले जाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरहेड है, मैं बताता हूँ वो ओवरहेड क्या है। कि जब आप डेटाबेस बनाते हैं ना, तो डेटाबेस को हल करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, डीबीएमएस चाहिए। तो डीबीएमएस अगर आपके सिस्टम में जब चलेगा और हर वक्त चलता रहेगा तो क्या वो आपके रिसोर्सेज को नहीं लेगा। अगर आप आज भी माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करें ना, तो वो 4-5 GB का है। अब एक सर्वर, अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस के फायदे अपनी जगह, लेकिन डीबीएमएस की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो अपनी जगह। तो अगर आपका वो जो डीबीएमएस है वो ही स्मार्ट होता चला जाए या कम होता चला जाए, और उस तरह के मॉडल आ जाएं कि जिसमें डीबीएमएस की जरूरत खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो फिर जाहिर है आपकी डेटाबेस की एफिशिएंसी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो बात थी सारी के डेटाबेस के हवाले से। तो जो सबसे पहला मॉडल है और जिस मॉडल को हमने हमारे इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा मॉडल है जी रिलेशनल डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू RDBMS, जिसे हम कहते हैं रिलेशनल
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटाबेस को रिलेशनल मॉडल के तहत बनाता है। सिंपल सी बात, एक डेटाबेस मॉडल that creates a relational database, not object oriented database, not a JSON, not a documented oriented database। तो इसमें MySQL बहुत मशहूर है जी, PostgreSQL मशहूर है, Oracle दुनिया में लीड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर जो है वो लीड कर रहा है। MySQL जो है ये फ्री है, ठीक है, फ्री वेयर हम इसे कहते हैं या ओपन सोर्स कहते हैं, कोई भी बंदा डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे, इस्तेमाल करे, कोई मसला नहीं है। ओरेकल जो है ज़ाहिर है ओरेकल कंपनी का है, आपको बाय करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है ये भी आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तो ये भी आपको बाय करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की। अगर हम इसे ये कहते हैं कि व्हाट इज RDBMS, ठीक है, तो ये हमें कुछ बताएगा कि जो रिलेशनल मॉडल है ये एक्चुअली किन चीजों पे बेस करता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है ये, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बना कैसे था। तो ये बना है जी डॉक्टर EF कोड से। मेरा ख्याल है 5000 की लिमिट हमारी पूरी हो गई है, तो हमें नई चैट जो है वो खोलनी पड़ेगी। ठीक है जी, व्हाट इज DBMS, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्टर EF कोड ने 1960 के अंदर जो मॉडल पेश किया था जिसे रिलेशनल मॉडल कहते हैं, उसके अंदर उसने 12 कवानीन बनाए। उन कवानीन की बुनियाद के ऊपर जो मॉडल बना है उसे हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहते हैं। और ये बुनियादी तौर पे खड़ा है दो चीज़ों पे। कौन कौन सी? एंटिटी एंड एट्रीब्यूट। वो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपने डेटा को स्टोर करना है, मसलन स्टूडेंट के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में, बुक के बारे में, ठीक है जी, और सॉन्ग के बारे में, टिकट के बारे में, जितनी भी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं वो आपकी एंटिटी है। और जाहिर है जब आप किसी एंटिटी के बारे में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो किन किन एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना चाहते हैं। स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसकी फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसकी क्लास, उसके कोर्सेज, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? ये एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। तो रिलेशनल मॉडल जो है इसकी बुनियाद ही एक्चुअली उन 12 प्रिंसिपल्स के ऊपर है। देखते हैं कि अगर वो लोड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, क्यों ये नहीं चल रहा, क्या हो गया? रीलोड करके देखते हैं इसे। तो यहां पे हम देख लेते हैं जी व्हाट इज RDBMS, ठीक है जी। तो देखें जी, द सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, मैनेज, क्वेरी एंड रिट्रीव स्टोर डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस। तो असल चीज जो है वो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है, और उसकी एग्जांपल हमने पहले भी देख ली है जी कि ओरेकल भी उसकी एग्जांपल है। और रिलेशनल डेटाबेस में MySQL, ओरेकल, DB, ये सारे जो हैं ये रिलेशनल डेटाबेस को बनाते हैं। तो असल चीज जो देखने वाली है वो ये है कि व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है जी। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है ये एक ऐसा मॉडल है कि जो बेस करता है, लेट्स सपोज हम इसको लेके चलते हैं किसी अच्छे आर्टिकल के ऊपर, W3 स्कूल पे चले जाते हैं जी। तो देखें जी, रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास एक ऐसी डेटाबेस जो टेबल्स की सूरत में डाटा को स्टोर करती है। ये आपके पास टेबल आ गई जी, इसमें कस्टमर आई, टेबल का नाम है जी हमारे पास कस्टमर, और इसे एंटिटी भी कहते हैं। और इसमें अगर यानी दो सूरतों में आप इसका नाम लेंगे, ठीक है जी। एंटिटी है तो इसे कस्टमर कहेंगे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? जब आप इस कस्टमर एंटिटी का डाटा स्टोर करने आएंगे तो आप एक टेबल क्रिएट करेंगे, और उस टेबल में आपके पास देखें जी कॉलम्स हैं जो उस एंटिटी के एट्रीब्यूट थे, वो यहाँ पर आपके कॉलम बन जाएंगे, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। और ये हर टेबल के अंदर कोई ना कोई प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, जो उस कंप्लीट रो को आइडेंटिफाई करेगा। आप देखें इसमें बाकी सारी चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं लेकिन कस्टमर आईडी जो है वो यूनिक है।
और वो वाला फील्ड जिसको आप प्राइमरी की बनाएंगे वो कभी भी नल नहीं हो सकता। ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में आती हैं। अगर आप इसको देखें तो अगर आप यहाँ पर लिख भी दें मिसाल के तौर पे व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, तो आपको नजर आएगा जी कि रिलेशनल डेटाबेस, इसने तो फिर हमें डेटाबेस के ऊपर ले गया है। ठीक है, रिलेशनल मॉडल आ गया है। रिलेशनल मॉडल के हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं? डाटा कंसिस्टेंसी हमें हासिल हुई है, हमें एटॉमिसिटी हासिल हुई है। एटॉमिसिटी क्या है कि एक ही चीज के बारे में डेटा हम एक टेबल में एटॉमिक यानी जैसे जिसे फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। एसिड प्रॉपर्टीज हैं एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। जो डाटा आपके पास आरडीबीएमएस में बनता है वो एटॉमिक नेचर का होता है, यानी एक वक्त में आप देखें कि एक ट्रांजैक्शन चल रही है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, और एक ट्रांजैक्शन एक ही काम करेगी। डाटा कंसिस्टेंट सूरत में आप बैंक की एक ट्रांजैक्शन करें, अगर वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है। तो यानी क्या मतलब है? अगर वो मुकम्मल होगी तो ही, यानी इनकंसिस्टेंट डेटा आपको नहीं मिलेगा डेटाबेस के अंदर। आइसोलेशन क्या करती है कि इनविजिबल टू अदर है। ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं जो आपको आरडीएम मॉडल में मिलेंगे, और आप इनको डायरेक्टली रीड आउट भी कर सकते हैं। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल? डॉक्टर ई एफ कोड ने ये बनाया था और इसके अंदर 12 पॉइंट्स हैं जो जिनको फॉलो किया जाता है। नंबर 1 है कि रिलेशनल मॉडल टेबल की सूरत में डेटा को महफूज करता है, और इसमें एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशनल स्कीमा क्या है, रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, जब आप टेबल को इस तरह लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन एंड एज, तो ये आपका स्कीमा है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहां पर देखें मिसाल के तौर पे कि रिलेशनल रिलेशनल स्कीमा आप लिखें यहाँ पे, और उसके बाद इमेज ढूंढें तो आपको नजर आएगा जी ये रिलेशनल स्कीमा बना हुआ है। जी कस्टमर है, इसके अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर है, इसके अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट है, और इस स्कीमा के अंदर क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं जी? आपको टेबल का या एंटिटी का नाम नजर आएगा, उसके जो एट्रीब्यूट्स आप हैंडल कर रहे हैं वो नजर आएंगे, और उसके बाद उसमें से प्राइमरी की कौन सी है वो नजर आएगी। कैसे पता चलेगा? जो बोल्ड किया हुआ है ये प्राइमरी की और अंडरलाइन है। फिर आपके ये जो एंटिटीज हैं या ये आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं? आप देखें कि ये कस्टमर का टेबल है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आईडी भी है, और कस्टमर आईडी को हमने रिपीट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे फॉरेन की है, तो इसका एरो भी आप बना देंगे इसके साथ। हो सकता है आपको पेपर में ये सवाल आ जाए कि आपको एक डेटाबेस दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका स्कीमा बनाएं। स्कीमा इस तरह बनेगा, स्कीमा बनाने की ये सारी डायग्राम है। इस तरह भी आप बना सकते हैं, इस तरह भी टेबल बना के एट्रीब्यूट्स लिख के उनकी आपस में रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, इस तरह भी आप स्कीमा बना सकते हैं। ये डेटाबेस का हमारे पास जो है ना वो रिलेशनल स्कीमा है। सबसे आसान वर्जन इसका ये है, ये भी गलत नहीं है। सिंपल लाइनों में लिख के 3 चीजें इसमें होनी चाहिए, एंटिटी का नाम, एंटिटी के एट्रीब्यूट और उसकी प्राइमरी की, और तमाम एंटिटीज का जो आपस में रिलेशनशिप है वो एरोस के जरिए मेंशन होना चाहिए। और एरो के अगर अंदर आप देख रहे हैं कि प्राइमरी की से एरो जा रहा है फॉरेन की तरफ, इस तरह आपने ये एरो जो है ना वो बनाना है। तो ये आपका बन जाएगा टेबल और लॉजिकल स्कीमा। जो एट्रीब्यूट का पता चल गया, एंटिटी का पता चल गया, टेबल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल गया, कीज का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। अब एक टेबल के अंदर जो है ना वो 5 या 6, जब आप डेटाबेस के अंदर कीज को पढ़ते हैं ना, तो वो की का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे है क्या? ये वो पॉइंट्स हैं, देखें जी। एट्रीब्यूट है, रिलेशनल स्कीमा है, टपल है। टपल क्या है? उसके अंदर लिखी जाने वाली मुकम्मल एक वैल्यू, यानी एक, राम, दिल्ली, ये एक मुकम्मल टपल है जिसे आप रिकॉर्ड भी कहते हैं, जिसे आप रो भी कहते हैं। रिलेशनल इंस्टेंस क्या है? किसी एक स्टूडेंट का मुकम्मल जो रिकॉर्ड है उसे इंस्टेंस कहेंगे। डिग्री क्या है? किसी एक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, ये डिग्री है। कार्डिनैलिटी क्या है कि कितने उसके अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, टपल्स मौजूद हैं, ये उसकी कार्डिनैलिटी है। जैसे, और सबसे अहम चीज उसकी डोमेन, नल वैल्यूज जो खाली वैल्यूज हैं, और ये वो कीज हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। अब असूल क्या है डेटाबेस का कि जब आप एक टेबल बनाएंगे तो उस टेबल के अंदर क्या होगा जी? एक प्राइमरी की लाजमी होगी। अब प्राइमरी की क्या है? ऐसा एट्रीब्यूट
जो डुप्लीकेट ना हो सके और नल ना हो सके। अब जरा सारे पढ़े जरा, CID है, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट है, क्रेडिट लिमिट है, इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो किसी सूरत में भी खाली नहीं होगा और यूनिक होगा? तो नेचुरली हमें मिल गया, वो CID है, कस्टमर आईडी है। अच्छा जी, इसी तरह आप यहाँ आ जाएं, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, रेफरेंस है, परचेज डेट है। इसमें परचेज डेट भी डुप्लीकेट हो सकती है, कस्टमर आईडी भी डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन ऑर्डर आईडी नहीं। एक ऑर्डर जब जनरेट होगा तो वो कस्टमर के लिए होगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना है कि एक तो प्राइमरी की है OID, और कस्टमर आईडी क्या है, ये किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है। तो इसे क्या कहेंगे हम? फॉरेन की। ऐसी प्राइमरी की जो किसी दूसरे टेबल में रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए रखी जाती है, तो वो प्राइमरी की उस टेबल में फॉरेन की कहलाती है। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखेंगे, प्रोडक्ट है, मुकम्मल प्रोडक्ट का एक टेबल है, मैन्युफैक्चरिंग आईडी, डेट। अब आपने एक ऑर्डर आइटम बनाया कि जी इस ऑर्डर में कौन कौन सी प्रोडक्ट शामिल है। आप ई-कॉमर्स स्टोर पे जाते हैं, आपका एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाता है, आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। अब ऑर्डर में क्या क्या होता है, कस्टमर का भी सारा डाटा मौजूद होता है, जितनी उसने प्रोडक्ट खरीदी है वो भी मौजूद है। तो उसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट्स में से भी डाटा, कार्ट में आप प्रोडक्ट्स ही ऐड कर रहे हैं ना, और कस्टमर का डाटा भी आप ऐड कर, कस्टमर का डाटा आपका कस्टमर के टेबल में पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स जितनी हैं उन सब का कोड, उनकी प्राइस कहाँ पड़ी हुई है, प्रोडक्ट के टेबल में पड़ी हुई है। तो कार्ट के अंदर क्या आना है अब, ऑर्डर साथ में प्रोडक्ट, ऑर्डर प्रोडक्ट। तो आप देखें, ऑर्डर आईडी को भी आप यहाँ पे रिपीट करेंगे और प्रोडक्ट आईडी को भी रिपीट करेंगे, कितनी क्वांटिटी में लिया है, कितनी वारंटी है, कितनी इसकी प्राइस है, ये चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक डिजाइनर का यही कमाल होता है, डेटाबेस के डिजाइनर। अब आप देखें, कोई फील्ड किसी दूसरे में डुप्लीकेट नहीं है फॉरेन की के अलावा। ये नहीं है कि आपने प्राइस यहां भी स्टोर किया हुआ है, प्राइस यहां भी स्टोर किया हुआ है, आपने क्वांटिटी यहां भी स्टोर किया हुआ है, यहां भी बनाया हुआ है। तमाम फील्ड जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो रहे, यूनिक है। सिर्फ और सिर्फ जो मिनिमम डुप्लीकेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, फॉरेन की और प्राइमरी की हो रही है। तो ये 5 किस्म की कीज हैं जिनकी वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी की एक ऐसी की जो किसी भी टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ऐसा फील्ड या सेट ऑफ फील्ड, ये एक फील्ड पर भी मुश्तमिल हो सकती है और 2 या 2 से ज्यादा पर भी हो सकती है। अगर सिंगल फील्ड पे बनी हुई है तो आप इसे कहते हैं सिंपल प्राइमरी की, अगर 2 फील्ड्स पर मिलके बनी है तो फिर ये होगी कंपोजिट प्राइमरी की। कैंडिडेट की क्या है, किसी टेबल में बाज़ औक़ात एक से ज्यादा फील्ड ऐसे होते हैं जिनको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। स्टूडेंट के टेबल की मिसाल ले लें, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है, CNIC भी यूनिक है। तो अब आप किसको बनाएंगे, ये तीनों बन सकते हैं तो ये कहलाएंगी कैंडिडेट कीज। ऑल द कीज दैट कैन बी प्राइमरी की, ऐसी कीज जो प्राइमरी की बन सकती हैं वो कैंडिडेट की कहलाएंगी। जाहिर है अब उसमें से आपने एक को प्राइमरी की बना दिया, बाकी सारी बन गई अल्टरनेट की। ऐसी तमाम कीज जो कैंडिडेट कीज तो थी लेकिन उनको प्राइमरी की के तौर पे हमने चूज नहीं किया, वी हैव नॉट सिलेक्टेड देम एज अ प्राइमरी की, बट दे हैव द कैपेसिटी टू मेक इट प्राइमरी की, सो दे विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेट की। ठीक है, जिसके बाद आपके पास कंपोजिट की, ऐसी प्राइमरी की जो एक से ज्यादा पर मुश्तमिल है। फॉरेन की मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिलेशनशिप बनाने के लिए। उसके बाद आ जाता है जी कि एक रिलेशनल मॉडल में कॉन्स्ट्रेंट कैसे लगेंगे। सबसे पहले आ गया जी डोमेन कॉन्स्ट्रेंट। डोमेन क्या है, पहले तो डोमेन को समझ लो कि डोमेन क्या है। डोमेन से मुराद है कि एक टेबल के एक कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यूज आ सकती है ना, वो डोमेन है। मसलन अगर मैं कहूं कि एज की डोमेन क्या होगी, अब एज की डोमेन क्या है, यानी बंदा 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से लेकर 150 तक। समझ आ रही है ना, अब कुछ 200 साल का तो नहीं है आज की दुनिया में मौजूद, ये 500 साल का तो नहीं है, चलो हम 200 साल भी ले लें, तो इस एज कॉलम की क्या डोमेन बन गई, तकरीबन 1 से लेकर सारी पॉसिबल वैल्यूज जो किसी कॉलम या एट्रीब्यूट में आ सकती हैं वो उसकी डोमेन कहलाती है। सारी पॉसिबल वैल्यूज, एड्रेस में हमारे पास क्या है, सारी ABC लिखी जा सकती है, कुछ भी लिखा जा सकता है, तो ये डोमेन बन गई। तो ये डोमेन कॉन्स्ट्रेंट लग जाता है इसके ऊपर। ये देखें,
डोमेन कांस्टेंट आपने लगा दिया जी, अगर एज ग्रेटर देन 0 है। अब आप देखें कोई बंदा गलती से -1 लिख दे, तो क्या वो एंटर होना चाहिए वहां पे? 15 लिखना चाह रहा था, माइनस दबाया गया, क्या वो होना चाहिए? तो हमें उस फील्ड के ऊपर डोमेन कंस्ट्रेंट लगाना चाहिए ना, शर्त लगानी चाहिए कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब गलती से भी गलती नहीं होगी। उसके बाद आ गया की इंटेग्रिटी, जिसमें हमारे पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आती है। की इंटेग्रिटी क्या कहलाती है? व्हाट इज की इंटेग्रिटी? की इंटेग्रिटी कहती है कि तमाम वैल्यूज जो हैं वो यूनिक होनी चाहिए टप्पल में, पूरी टप्पल में, और कहीं भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये है की इंटेग्रिटी। ये वो सारे 12 असूल पढ़ा रहा है वो एक्चुअली ना, जो 12 नॉर्म्स है ना डियर डॉक्टर। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है जी? कि आप जब दो टेबलों के दरमियान रिलेशनशिप होगा तो डाटा को इनपुट करने का भी एक खास तरीकाकार होगा, और डिलीट करने का भी, और अपडेट करने का भी। ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ना वो जो है वो डिफाइन करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है जी इसके अंदर रिलेशनल मॉडल क्या है। रिलेशनल डेटा मॉडल को भी हमने बना लिया, एट्रीब्यूट्स को भी बता दिया, स्कीमास भी देख लिया, टपल्स भी देख लिया, डोमेन को भी बता दिया, रिलेशनल इंस्टेंस भी देख लिया, कीज ऑफ रिलेशन भी हमने पढ़ लिया, और इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी हमने पढ़ लिए। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट में सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट क्या आता है हमारे पास? रिलेशनल रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्कशन हो गई कि एक डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और डेटाबेस के मॉडल्स क्या हैं, और स्पेशली रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है। अब यहाँ तक ना आपने मुकम्मल समझ लिया कि यार एक डेटाबेस जो है वो टेबल से बनेगी, टेबल में एट्रीब्यूट होंगे, हमने प्राइमरी की बनानी है, ये वो है। अब काम शुरू होता है जी कि आप डेटाबेस को ये यानी एक डेवलपर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए उसने ना टर्म्स सारी सीख ली, अब वो इनको बनाना शुरू करता है। तो बनाने के लिए सबसे जो पहला तरीका है ना वो है कि रिलेशनल अलजेब्रा के जरिए बनाया जाए। डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठ के टेबल बनाने ना स्टार्ट कर दें। तीसरा मरहला है वो देख लो। पहले पहले आप रिलेशनल अलजेब्रा के जरिए डेटाबेस को बनाना सीखोगे, फिर आप ईआर मॉडलिंग के जरिए डेटाबेस को बनाना सीखोगे, फिर जाके आप वो चौथे दर्जे पे एसक्यूएल स्टेटमेंट में जाके बैठ के अब आप कमांड लिखोगे कि क्रिएट टेबल, जिसे आप डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन कहते हैं या जिसे आप डिजाइन कहते हैं। तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर के रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। इस बहुत सादा सा बात है, इसमें 3 ऑपरेटर हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और कार्टेशियन के। उनको किस तरह लिखना है, उनके जरिए उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनका मकसद क्या है, और वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। बाकी यहाँ तक यही बात है कि आपके पास टेबल्स की सूरत में डाटा स्टोर होता है, और आप उसके ऊपर 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। या तो आप उसमें से डाटा को क्रिएट करते हैं, उसे क्रिएट कहते हैं, या डाटा को उसमें से रीड करते हैं, या उसमें डेटाबेस को अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, और इनको क्रड ऑपरेशन कहा जाता है इन जनरली। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम देखेंगे कि हम इन क्रड ऑपरेशंस को किस किस अलामत से जाहिर करते हैं और किस तरह लिखा जाता है। बाकी क्वेरीज बनाएंगे और लिखेंगे तो वो सारा कुछ जाके बाद में होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।